Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सटॉर्शन। केविन नाम का डॉक्टर जो सालों से अपने परिवार को एक वेकेशन पर ले जाने का वादा कर रहा है और आज जाकर उसे टाइम मिला है, इसीलिए वो अपनी वाइफ जूली और अपने बेटे एंडी को लेकर एक कैरेबियन जगह पर जाता है जहाँ पर काफी गरीबी है और अधिकतर पैसे वहाँ के लोग ऐसे ही टूरिस्ट के जरिए कमाते हैं। जाने से पहले केविन का पड़ोसी उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि अच्छा किया तुम एंडी को लेकर जा रहे हो, वरना वो मुझसे आकर हर रोज तुम्हारी शिकायत करता रहता है। उसके डैड उसे कहीं लेकर नहीं जाते, लेकिन तुम एक बात याद रखना, जहाँ पर भी तुम जा रहे हो वहाँ पर टिप देने में कोई झिझक मत करना, क्योंकि वो देश सिर्फ टूरिस्ट के चलता है, इसीलिए ध्यान रखना। केविन उनकी बातों को मान लेता है और फिर ये लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। सफर में एंडी को बहुत सारे आइलैंड दिखाई देते हैं, ऐसी जगह उसे काफी पसंद थी। उसने एक मूवी में भी देखा था कि एक ऐसे ही आइलैंड पर ट्रेजर मिलता है और इसीलिए वो अपने डैड से किसी ट्रेजर आइलैंड पर ले जाने की बात करता है। तो केविन कहता है कि ठीक है, वो उसके दिल रखने के लिए हाँ कर देता है। अब कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने पहले से ही एक आलीशान होटल बुक किया था। वहां जाकर वो अच्छी टिप भी देता है जिसके लिए वहां का स्टाफ उसे अच्छी केयर देते हैं। जैसे कि उसके पड़ोसी ने कहा था वो सेम वैसे ही करता है। अगले दिन उसने जूली को लेकर एक सरप्राइज रखा था। वो उसे जेट स्काई करवाना चाहता था, लेकिन जब वो वहाँ के लोगों के पास जाते हैं तो उसे पता चलता है कि सारी जेट स्काई पहले ही बुक हो चुकी है, क्योंकि अभी तो सीजन चल रहा है, इसीलिए वो बुकिंग नहीं कर सकते। वो लोग उसे एक बोट लेने को कहता है, उसमें वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ केविन को उनकी बात सही लगती है, इसीलिए वो जाकर एक पावरफुल बोट को फाइनल कर देता है और फिर तीनों ही ड्राइव करके उसे दूर तक ले आते हैं। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, खासकर एंडी को ये ट्रिप बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि उसे समुद्र और जहाज जैसी चीजों में काफी दिलचस्पी थी। उसे लगता है कि अभी भी यहाँ पर पायरेट्स की शिप्स आते हैं जिनके पास बहुत सारा गोल्ड होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सपना उसकी ट्रिप पे पूरा होने वाला है। अब जूली कहती है कि हमें अब किनारे पर जाना चाहिए क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और हम दूर भी आ गए। तो केविन कहता है कि ठीक है, पर इसी बीच उसे दूर एक आइलैंड दिख जाता है जहाँ पर वो एंडी को ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसका हमेशा से ये ड्रीम था कि वो एक आइलैंड पर जाए। वो लोग उसके पास जाते हैं और वहां जाकर बोट को खड़ा करके खूब एंजॉय करते हैं। ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान था, यहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आते थे क्योंकि ये किनारे से काफी दूर है। लेकिन यहाँ आना क्या इनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है? वेल, हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद जब सभी वापस जाने के लिए तैयार होते हैं तो बोट स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पर केविन को समझ आ जाता है कि उसने एक मुसीबत को मोड़ ले लिया। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन बोट आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उधर एंडी को अब प्यास लगना शुरू हो गई थी क्योंकि ये अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं लाए थे, इसीलिए वो उसे थोड़ा छांव में खड़ा कर देता है। लेकिन अब उसके गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा था। तभी जूली दूर से आती हुई एक बोट दिखाई देती है जो कि टूरिस्ट की थी। ये लोग उन्हें वेव करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और वो चली जाती है। अब रात को ये लोग वहीं गुजारते हैं, लेकिन जब अगले दिन सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एंडी कोई जवाब नहीं दे रहा। पानी ना मिलने की वजह से वो डिहाइड्रेट हो गया और उसकी हार्ट बीट भी धीरे हो गई है। इसीलिए केविन फैसला करता है कि वो उन्हें लेकर वापस जाएगा, लेकिन पैडल करके, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन असंभव नहीं। वो सबसे पहले कुछ पेड़ की पत्तियों से एक शेड बनाता है, जिसके बाद वो उन लोगों को उसके नीचे लिटा देता है और फिर खुद पैडल करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बिना पानी के इतनी दूर पैडल कर पाना बहुत मुश्किल होगा, जो कि कुछ ही देर बाद उसे समझ आ जाती है। वो पूरी तरह से थक चुका था। अब जूली भी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी पैडल करता रहता है और एक समय के बाद वो भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक आइलैंड पर था। ये असल में दूसरा आइलैंड होता है, लेकिन यहाँ भी उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक फिशरमैन की बोट निकलती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है, पर अफसोस की कोई भी फायदा नहीं होता, वो चली जाती है और इसी दौरान वे फिर से बेहोश हो जाता है। कई घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक ब्लैक कैरिबियन फिशरमैन खड़ा हुआ है जिसका नाम है रॉनी। वो उसे फौरन पानी लाने को कहता है, तो वो अपने दोस्त से पानी मांग कर लाता है और फिर केविन से उसे अपनी बीवी और बच्चे की नेक पर लगाता है, जिससे कि वो डिहाइड्रेट ना हो, उनका दिमाग ठंडा रहे। और फिर वो पानी उन्हें पिलाता है, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आए थे, इसीलिए रॉनिन उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है और केविन फौरन मान भी जाता है और फिर वो दोनों को ही दूसरे बोट पर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब बारी जूली को उठाने की आती है तो रॉनिन कहता है कि उसे इसके बदले में रिवॉर्ड चाहिए। वो कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो रॉनी पूछता है कि कितने पैसे? मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। तो केविन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। मैं इस ट्रिप पर इतने ही पैसे लेकर आया था। लेकिन वो नहीं मानता और जीलो को वहीं छोड़ देता है और कहता है कि उसे $1 मिलियन चाहिए। अब इसे सुनकर केविन हैरान रह जाता और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें ये देने होंगे, वरना तुम्हारी फैमिली यही मरेगी। अब केविन लाचार था, वो उसके सामने हाथ जोड़ता है, बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसे बार बार वही पैसे की बात करता है, जिसे सुनकर केविन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उल्टा वो केविन को ही मारकर बेहोश कर देता है और अपने दोस्त की बोट पर ले जाकर बैठ जाता है।
कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और उसकी किसी गुलाम की तरह रखा हुआ है। और जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछता है। तो रॉनी बताता है कि उसे हमने गारंटी के तौर पर एक आइलैंड पर रखा हुआ है, तुम मेरे बताए हुए पैसे मेरी बैंक में ट्रांसफर कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। केविन परेशान हो जाता है कि आखिर कैसे वो इतनी देर में इतने पैसे लेकर आएगा। इसी बीच उसके साइड से एक टूरिस्ट बोट गुजर रही थी, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि उसका परिवार अभी उसके साथ नहीं है। अब वो लोग किनारे पर आते हैं। यहाँ केविन अपने जान पहचान के सभी लोगों से मदद की गुहार करता है कि उसे अभी कैसे भी करके ये पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और यही दुनिया का वसूल है दोस्तों। इसलिए आखिर में बैंक जाकर अपनी जिंदगी भर की कमाई रॉनी के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देता है, जो कि तकरीबन $1,90,000 होते हैं और ये बनते हैं करीब 1,60,00,000 रुपए, जिसे देखकर रॉनी सोचता है कि जितने भी पैसे आ रहे हैं उन्हें ले लेना चाहिए, वरना बाद में ये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आखिर में वो उसकी वॉच वगैरह भी ले लेता है और फिर अपने दोस्त से बात करता है और उसे लेकर एक आइलैंड पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी सेलिंग बोट खड़ी थी। वो केविन को एक बोट पर ले जाता है और उससे उस केबिन में लॉक कर देता है और कहता है कि तुम हमारा पीछा करो, हम दूसरी बोट से आ रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद केविन उसकी बोट पर आता है और फिर गुस्से में छेद करना शुरू कर देता है। वो किसी भी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था। कुछ देर बाद रॉनी उसकी बोट पर आता है और फिर उसे छेद करना शुरू कर देता है। वो किसी भी लफड़े में फंसना नहीं चाहता था। उधर केविन को पता चल गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसीलिए वो उसे बहुत गालियां देता है और गेट खोलने को बोलता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। शायद उसने जूली और एंडी को भी किसी को बेच दिया है या फिर उन्हें मार दिया, तभी वो ऐसा कर रहा है। वो अपने दोस्त से कहता है कि उसे गवर्नमेंट के लफड़े में नहीं पड़ना, इसीलिए वो सारे सबूत को मिटा रहा है। अब छेद होने की वजह से बोट डूबना शुरू हो जाती है और साथ में केविन भी। कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से डूब जाती है। केविन अंदर ही केबिन में फंसा रहता है। वो बहुत कोशिश करता है कैसी भी करके गेट को खोल दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब यहाँ से वो कुछ देर के लिए एयर शाफ्ट में जाता है और फिर लंबी सांस लेकर उस कैबिन की विंडो को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। लेकिन अभी भी काम अधूरा है क्योंकि वो ज्यादा देर तक स्विम नहीं कर पाएगा। अगर कोई शार्क आ गई तो उसका खेल खत्म। इसी तरह से कई घंटे बीत जाते हैं और अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी एक टूरिस्ट बोट आती है और उसे बचा लेती है। अब वो तो बच गया था, लेकिन उसका परिवार वो जिंदा है या फिर मर गया, किसी को कुछ पता नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब किनारे पर आने पर उसे कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है। केविन से बात करती है, उसके परिवार के बारे में सारी डिटेल ले लेती है कि आखिर बार उसने उसे कहाँ देखा था, उन्होंने क्या पहना था, वो सब कुछ बताता है। और इसके बाद वो एक मैप निकालते हैं जो यहाँ के आसपास के सारे आइलैंड को कवर करता है। उसमें वो देखकर बताता है कि उन्हें तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाएंगे उन्हें ढूंढने के लिए। अब केविन इतना इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे की हालत कैसी है। अगर उन्हें खाना पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। इसीलिए वो डिटेक्टिव हैगन से बात करता है जो यूएस एम्बेसी में काम करते हैं। उन्हें पुलिस वालों के साथ थे, लेकिन वो उसे बताते हैं कि तुम्हें अगर कुछ भी अकेले करने की कोशिश करी तो सारा शक तुम पर ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को यही लग रहा है कि तुम जानबूझकर इतनी दूर अपने परिवार को लेकर आए ताकि उन्हें मर जाने के बाद उनके इंश्योरेंस के पैसे ले सको। अब ये बात सुनकर केविन तो हैरान हो जाता है कि यहाँ के लोग ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं क्या। उसने ये कभी नहीं सोचा था, पर अब उसे कुछ तो करना होगा, वो भी जल्दी ही। वो सबसे पहले तो अपने होटल जाता है जो कि दूसरा था। वो पहले वाला होटल उसकी दूसरी जगह पर था जहाँ उसका सारा सामान रखा हुआ था। केविन सबसे पहले इंटरनेट पर यहाँ पर रहने वाले इन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं और रात में क्या करते हैं। वो वहाँ के एरिया के आसपास सभी आइलैंड के मैप को प्रिंट करता है और फिर वहाँ के एक होटल स्टाफ सेलिंग बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। फिर उसे लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे खुद ही अपने परिवार को अब ढूंढना पड़ेगा। उसके बीच में हैगन आ रहा था जिसे सिक्योरिटी इस होटल के चारों ओर को घेर रखी थी और केविन पर नजर रख रही थी कि कहीं वो बाहर ना चला जाए। लेकिन केविन जैसे तैसे टैक्सी में बैठ जाता और सबसे पहले फिश मार्केट जाता है। लेकिन अभी रात हो गई है और इसीलिए सभी दुकानें बंद हो गई है। तभी उसे वहां पर एक आदमी मिलता है जिसे वो रॉनी के बारे में पूछता है। वो उसका हुलिया भी बताता है, पर वो आदमी कुछ बता नहीं पाता। लेकिन हाँ, वो इतना जरूर बताता है कि अभी सारे फिशर्स बार में होंगे, तुम वहां जाकर पता कर सकते हो। केविन निकल जाता है बार के लिए। वहां जाकर उसे रॉनी दिख जाता है, लेकिन जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो कोई और था। वो निराश होकर वापस आता है। शायद अब उसका परिवार नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो उसी कैब में आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस ड्राइवर के हाथ पर पड़ती है। सेम ऐसा ही निशान उसने रॉनी के हाथ में भी देखा था। जब वो उसके बारे में पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि ये खास फिश के काटने से होता है और इसका इलाज यहाँ की एक ही हॉस्पिटल में है। ये सुनकर केविन फौरन उसी हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ पर केविन अपने पैर की चोट का ट्रीटमेंट करवाता है। एक लेडी डॉक्टर पर उसका मोटिव ये नहीं था और यही बात वो उस लेडी को भी बताता है। वो धीमी आवाज में अपनी स्टोरी उसे बताता और कहता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मुझे रॉनी नाम के एक आदमी की तलाश है जिसने तुम्हारी हॉस्पिटल से इलाज करवाया था। उसे एक खास फिश ने काटा है।
अगर तुम मुझे रिकॉर्ड चेक करने दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। लेकिन वो मना कर देती है, पर केविन उसके सामने हाथ जोड़ता है और अपनी बीवी बच्चों की फोटो भी दिखाता है और समझाता है कि एक वही है जो बता सकती है उसका परिवार कहाँ है। कुछ ही देर सोचने के बाद वो मान जाती है। केविन वहाँ के रिकॉर्ड चेक करता है और उसे रॉनी का एड्रेस मिल जाता है। वो सीधा उसके घर पहुंचता है, जहाँ पर वो तो नहीं था लेकिन उसके बीमार बेटी और पत्नी थी जो कि बहुत ही गरीब थे। वो उससे रॉनी के बारे में पूछते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर रॉनी आ जाता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। केविन बार बार उससे खुद के परिवार के बारे में पूछता है लेकिन वो नहीं बता रहा था। तभी रॉनी की वाइफ एक एरो बो लेकर आती है अपने पति को बचाने के लिए, तो केविन उसकी ही बेटी को पकड़ लेता है और इसी बहस में वो एरो उसकी बेटी को लग जाती है। ये देखकर रॉनी और गुस्से में आ जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन केविन के पास एक शार्प टूल था जिससे कि वो उसका गला काट देता है और वो वहीं मारा जाता है। यानी कि केविन ने खुद के परिवार को बचाने के लिए एक दूसरे के परिवार को खत्म कर दिया। वो वहीं बेहोश हो जाता है। उधर डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि केविन कहाँ पर है। वो टीम लेकर वहां पहुंचते हैं, जहां वो उन दोनों लोगों को मरा हुआ देखकर हैरान थे और फौरन केविन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां पर उसे हथकड़ी लगा रखी थी। जब केविन की आंख खुलती है तो हैगन उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर 2 लोगों के खून करने का केस है, तुमने ये क्या कर दिया। वो खुद की सफाई में कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बस उसने सेल्फ डिफेंस में किया था। लेकिन एज यूजुअल उसकी बात कोई मान नहीं रहा था। हेगन उसे बताता है कि अब पुलिस में रेस्क्यू मिशन को भी बंद कर दिया है उसके परिवार का, क्योंकि एक एक्यूज की बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता। इसीलिए केविन अब यहाँ पर पागल होता जा रहा था। पास खड़े गार्ड की वो बंदूक छीन लेता है और सभी को पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि उसकी हथकड़ी खोल दो, वो अपने परिवार को खुद ढूंढेगा। सभी को यहाँ पर अपनी जान की परवाह थी, इसलिए वो उसे जाने देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब उसके पीछे पूरे स्टेट की पुलिस पड़ी हुई है। हॉस्पिटल से भागते हुए उसे हेगन देख लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। लेकिन वो उसे शूट नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि केविन एक अच्छा इंसान है, उसे बस फंसाया जा रहा है। अब वो सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज करता है, अपने घाव को ठीक करता है और ऑफिस जाता है और इस बंदे के बारे में पूछता है जिसे उसने उस दिन बोट रेंट ली थी। वो रॉनी के साथ उस दिन बोट पर भी था, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि जॉर्ज ने तो कल ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अब वो यहाँ से चला गया है। केविन को समझ आ जाता है कि असल में मास्टरमाइंड वही था और पैसे लेकर वो भाग चुका है। अब वो उसे पकड़े तो पकड़े कैसे, ऐसे ही वो एक जगह बैठा हुआ सोचता रहता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो उस एम्बेसी को कॉल करता है। उन्हें केविन के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो उनसे कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको जॉर्ज नाम के आदमी का कॉल रिकॉर्ड चेक करना होगा। अब वो उसे आश्वासन देता है कि वो सब कुछ करेंगे, लेकिन उसे कुछ वहां पर गड़बड़ी नहीं करनी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ एजेंट पर जो कि उसी की तलाश में घूम रहे थे। उसे पकड़ने की प्लानिंग हो रही थी। वो हैगन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो तभी सरेंडर करेगा जब उसका परिवार मिल जाएगा। और इसके बाद वो एक पब्लिक बस पर चढ़ जाता है। वो पूरे सफर में रोता रहता है। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी, न जाने वो किस हालत में होंगे। इसी बीच उसकी नजर पीछे बैठे एक आदमी पर पड़ती है, जो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज ही था। वो फौरन बस को रोकने के लिए कहता है, लेकिन इतने में वो उतर जाता है और भागना शुरू कर देता है। केविन उसे समझाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, वो बस उसके परिवार के बारे में बता दे। कुछ देर बाद वो रुकता है, लेकिन तभी पीछे से आ रही एक ट्रक से उसे टक्कर मार देती है। केविन भागते हुए उसके पास वही मैप लेकर जाता है जिस पर वो एक आइलैंड पर उंगली करता है, यानी कि इसी आइलैंड पर उसका परिवार है। अब वो उस ट्रक वाले को उस हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और खुद पहुंचता है उस बोट पर और एक स्पीड बोट को लेकर भगाना शुरू करता है। लेकिन इतने में उसके पीछे कोस्ट गार्ड वाले पड़ जाते हैं, जो लगातार गोलियां चला रहे थे। केविन अपनी स्पीड तेज कर देता और मैप को देखकर आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है, जहां से कुछ ही दूरी पर उसे जूली और एंडी बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिलते हैं। वो सबसे पहले एंडी को बोट में रखता है, लेकिन अब उसके जख्म पर दर्द हो रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, उसे गोली भी लगी थी। इसीलिए जब वो दूसरी बारी जूली को उठाने के लिए आता है तो बेहोश हो जाता है। उसने पूरी ताकत लगा दी अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, तभी हम ऊपर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जो उसके परिवार को बचा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान जिंदगी में उसके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। क्या आप कभी अपने परिवार से बिछड़े हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।